नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। छत्तीसगढ़ आज में छत्तीसगढ़ की खबरों की शुरुआत सबसे पहले बात कोरोना की, जहां छत्तीसगढ़ में आज कुल 29 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 315 हो गई है। मुंगेली में 11, जशपुर में 8 नए मरीज मिले हैं। बिलासपुर में 4, रायगढ़ में 2 नए मरीज मिले हैं। कांकेर में 3, कोरिया में 1 नया मरीज मिला है। अब तक 22 जिले में फैला कोरोना है, जिससे मुंगेली में सबसे ज्यादा 81 एक्टिव केस हैं। बिलासपुर में कुल एक्टिव 46 मरीज अब तक मिले हैं और 83 मरीज पूरी तरह से ठीक भी हुए हैं। लेकिन आज 29 नए मरीज सामने आए हैं। तो अब तक 22 जिले में कोरोना फैल चुका है। छत्तीसगढ़ के 315 एक्टिव केस यहां सामने आए हैं और कुल 29 नए मरीज आज नए मिले हैं। चलिए कुछ राजनीतिक खबरों की तरफ रुख करते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कांग्रेस की स्कीप अप इंडिया कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। फेसबुक लाइव के दौरान उन्होंने लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने बगैर तैयारी के लॉकडाउन किया, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। लाखों लोग पैदल चले, कई लोगों की मौत हुई, लाखों लोगों के रोजगार छिन गए। सीएम ने कहा कि केंद्र ने जोन निर्धारण संबंधित कई अधिकार अपने पास रख लिए। सीधे दिल्ली से फैसले होने के चलते राज्य सरकार के साथ आम लोगों को काफी परेशानी हुई। राज्यों ने अपने संसाधन से कोरोना की लड़ाई लड़ी। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार की योजनाओं से आम जन को काफी फायदा मिला है। सरकार कोरोना से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 56 लाख राशन कार्ड धारियों को 3 महीने का चावल दिया गया है। होगा वहां के उद्योग व्यापार धंधे का क्या होगा। बिना सोचे समझे इस लॉकडाउन को लागू कर दिया गया। वो सारे फैसले दिल्ली से होने लगे और इस कारण से पूरे देश में एक भय का वातावरण, असुरक्षा का वातावरण बना। कांग्रेस के स्कीप अप इंडिया प्रोग्राम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कई मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल थे। फेसबुक लाइव के दौरान मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र ने बगैर तैयारी के लॉकडाउन किया, जिससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए। सीएम ने कहा कि केंद्र ने जोन निर्धारण संबंधी कई अधिकार अपने पास रख लिए। सीधे दिल्ली से फैसले होने के चलते राज्य सरकारों के साथ आम लोगों को काफी परेशानी हुई। राज्यों ने अपने संसाधन से कोरोना की लड़ाई लड़ी। वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि केंद्र को न्याय योजना के तहत गरीब मजदूरों को 10,000 रुपए देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस योजना का नाम प्रधानमंत्री न्याय योजना भी रख सकती है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा ने कहा कि अगर राहुल गांधी की सलाह पर प्रधानमंत्री ने काम किया होता तो आज देश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या इतनी नहीं होती। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि केंद्र का आर्थिक पैकेज लोगों को राहत देने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि छोटे दुकानदारों को लोन की बजाय डायरेक्ट राशि देनी चाहिए थी। उन मजदूरों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, वहां के उद्योग व्यापार धंधे का क्या होगा। बिना सोचे समझे इस लॉकडाउन को लागू कर दिया गया। वो सारे फैसले दिल्ली से होने लगे। इस कारण से पूरे देश में भय का वातावरण, असुरक्षा का वातावरण बना। तत्काल न्याय योजना के तहत 10,000 रुपया उनके खाते में जमा किया जाए। क्यों ना उसका नाम प्रधानमंत्री न्याय योजना जारी किया जाए। माननीय राहुल गांधी जी ने जनवरी के महीने में प्रधानमंत्री जी को आगाह किया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। छोटे व्यवसायियों को, दुकानदारों को लोन देने के स्थान पर सीधे ये राशि उनको सहयोग के रूप में उपलब्ध कराई जाए। कम से कम 200 दिन का मनरेगा के माध्यम से मांग करने पर मजदूरी उपलब्ध कराने का निर्णय केंद्र सरकार तत्काल करे। चौथे चरण का लॉकडाउन 31 मई को खत्म हो रहा है। इससे पहले देश के सभी राज्यों के हालात जानने के लिए आज कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। बीसी में शामिल छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव आरपी मंडल ने भी कैबिनेट सचिव को अहम सुझाव दिए। बताया जा रहा है कि राज्य सरकार अंतर्राज्यीय आवागमन को लेकर अब भी प्रतिबंध के पक्ष में है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी कोरोना पॉजिटिव आए ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं। ऐसे में राज्य सरकार अंतर्राज्यीय आवागमन को खोलने के पक्ष में नहीं है। इससे पहले हुई केंद्रीय कैबिनेट सचिव की बीसी में स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक सिंह और खाद्य और परिवहन सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह शामिल हुए। इन अधिकारियों ने कोरोना रोकथाम और प्रभावितों के इलाज समेत परिवहन, आर्थिक गतिविधियों के संचालन, प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं के निराकरण समेत कई दूसरे मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा इसी खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, लगभग अब हम लॉकडाउन 4 को खत्म होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 5 कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, उसको लेकर भी कुछ सुझाव और साथ ही साथ राज्यों के साथ समन्वय बिठाने की ज़रूरत यहाँ महसूस की सचिवों ने, और इसी को लिए यहाँ बैठक हुई है। छत्तीसगढ़ को लेकर आने वाले समय में कैसा गाइडलाइन हो सकता है, गाइडलाइन की सीमाएं कहाँ तक जा सकती हैं और छत्तीसगढ़ वासियों को क्या छूट मिल सकती है, इसके बारे में क्या क्या चर्चा हुई है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि 31 मई को लॉकडाउन 4 खत्म होगा और 1 जून से लॉकडाउन 5 शुरू होगा। और वो किस तरह से होगा, किस तरह से छूट दी जाएगी, क्या क्या चीज़ में छूट दी जाती है, इन सभी पर विचार विमर्श करने के लिए आज केंद्रीय अफसरों के साथ में जो राज्य के प्रमुख सचिव हैं, सभी राज्यों के प्रमुख, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा हुई और उसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए। जैसे पता चला है कि आरपी मंडल ने यहाँ पर सुझाव दिया कि अंतर्राज्यीय जो बस सेवाएं हैं वो बिल्कुल शुरू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमणों की संख्या बढ़ती जा रही है। जो प्रवासी मजदूर आए हैं वो काफी संक्रमित होकर यहाँ पर हैं और उसको लेकर यहाँ की स्थिति थोड़ी सी अभी चिंताजनक बनी हुई है। तो ये अगर शुरू होता है तो स्थिति बिगड़ सकती है। दूसरी चीज, आपने ये कहा कि छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में हम आपको बता दें कि लॉकडाउन 4 में ये तय किया गया था कि शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। मतलब उस दिन केवल जरूरत की चीजें ही खुलती थी और बाकी 2 शनिवार रविवार की बात करें तो उस समय टोटल लॉकडाउन। अब उस पर से प्रतिबंध हटा लिया गया है। अब 6 दिनों तक सभी दुकानें यहाँ पर खुलेंगी। सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक ये दुकानें खुलेंगी। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय यहाँ पर लिया गया। इसके अलावा शादी के और मृत्यु के जो होती हैं उस पर, उसके जो कार्यक्रम होते हैं उसके लिए लगातार यहाँ पर आवेदन आ रहे हैं। तो उसको लेकर भी एक अधिकारी एसडीएम जो उसको नियुक्त कर दिया है कि अगर ऐसे कोई आवेदन आते हैं तो उस पर अनुमति दें, और सीधा सीधा निर्देश दिए गए, ऐसे आवेदन आ रहे हैं उन लोगों पर कि 50 से ज्यादा शादी में नहीं होना चाहिए और 20 से ज्यादा अगर कोई मृत्यु हो जाती है अंतिम संस्कार के कार्यक्रम वहां पर नहीं होना चाहिए। इसी तरह क्वारंटाइन सेंटर में लगातार अव्यवस्था की बात आ रही है, तो उसकी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उसके लिए भी एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया गया है। जैसे पता चला है कि तहसीलदार और जो शादी और मृत्यु की जो इजाजत है वो एसडीएम और तहसीलदार यहाँ पर देंगे। तो इस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और इसी तरह प्रत्येक क्वारंटाइन सेंटर की जो निगरानी के लिए एक जोनल अधिकारी को यहाँ पर नियुक्त किया गया। तो ये बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय आज यहाँ पर लिए गए हैं। और ये जो निर्णय लिए गए हैं कि 6 दिन दुकान खोले जाने का, और जो शनिवार और रविवार को जो दुकानें प्रतिबंधित टोटल लॉकडाउन रहता है उस पर जो छूट दी गई, उससे व्यापारी थोड़ा सा राहत की सांस महसूस कर रहे हैं कि क्योंकि अब उनको जो है व्यापार उनका वो होगा। मगर अभी भी सवाल इस बात का है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमणों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसको लेकर चिंता है। और अब ये भी सोच रहे हैं कि लॉकडाउन 5 जो है वो किस तरह से होगा, उसमें किस तरह से सब व्यवस्था करना होगा। मगर इन सब के बावजूद भी एक चीज बिल्कुल अपने को ध्यान रखना होगा विजय, कि ये अपना ध्यान खुद रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान खुद रखना होगा, और किस तरह से कोरोना संक्रमण से बचना है ये सब अब खुद को ख्याल रखना होगा। सरकार तो अपनी ओर से सभी तरह से प्रयास कर रही है, मगर अब जरूरी यह है कि खुद लॉकडाउन का जो है पालन करें और खुद सावधानी बरतें। जी वाकई। लेकिन राजेश, एक महत्वपूर्ण बात ये कि राज्यों के साथ जो बैठक हुई है केंद्रीय अफसरों की, अब सवाल ये कि छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय बस को लेकर फिलहाल यहाँ की सरकार तैयार नहीं है। ऐसे में क्या रास्ता निकल सकता है, क्योंकि एक गतिविधि ये भी ज़रूरी चाहते हैं लोग ताकि इस पर सरकार का ध्यान हो।
जी देखिए, अब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 4 में ही एक अधिकार राज्य सरकार को दे दिया है कि आपके राज्य में कोरोना संक्रमण की क्या स्थिति है और कितनी छूट, कौन कौन से सेक्टर में कितनी छूट दी जानी है वो राज्य सरकार तय करेगा। तो इसके बाद अगर कि यहाँ हमारे जो आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है उसमें अगर प्रमुख सचिव ने एक सलाह दी है, उनको कहा है कि अंतर्राज्यीय बस सेवा फिलहाल छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखते हुए नहीं शुरू की जानी चाहिए, तो निश्चित रूप से इस पर केंद्र सरकार ध्यान देगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण निर्णय इसमें आज लिया गया है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कि रेड जोन और ग्रीन जोन, इसका अधिकार जो है वो तय करने का अधिकार अब स्वास्थ्य विभाग को दे दिया गया है। होता यह था कि कौन से क्षेत्र को ग्रीन जोन करना है, कौन से क्षेत्रों को रेड जोन करना है, कौन से क्षेत्रों को ऑरेंज जोन करना है। अब स्वास्थ्य विभाग के अफसर बैठकर ये तय करेंगे कि कहां पे किस क्षेत्र में कोरोना संक्रमण के मरीज ज्यादा पाए जा रहे हैं, तो उसको किसको रेड में रखना है, किसको ग्रीन में रखना है, किसको ऑरेंज में रखना है। और कंटेनमेंट जोन है उस पर किस तरह से सख्ती बरती जानी चाहिए, उस पर सख्ती बरतना किस तरह चाहिए, इन सब बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की स्थिति को देखते हुए यहाँ के अफसरों ने जो सुझाव दिए हैं केंद्रीय अफसरों को, तो उस पर बिल्कुल ध्यान दिया जाएगा। और चूंकि अधिकार पहले से मिल गया है तो ऐसा लगता है कि जो मांग की गई है वो केंद्र सरकार द्वारा उसकी इजाजत दे दी जाएगी। जी शुक्रिया राजेश इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक बैठक और बैठक के बाद शायद हल निकलता हुआ, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार जो लॉकडाउन के बाद अलग अलग गाइडलाइंस आ रही है, लोग भी चाहते हैं कि धीरे धीरे वो भी अपने व्यापार की तरफ, उद्योग की तरफ, अपने कामकाज की तरफ बढ़े। छत्तीसगढ़ में सरकारी खर्चों पर रोक लगाने के लिए भूपेश सरकार ने 1 साल तक कर्मचारियों की इंक्रीमेंट पर रोक लगा दी है। इसके अलावा नई भर्ती, एरियर भुगतान, बिजनेस क्लास से सफर पर बैन लगाते हुए सरकार ने कई अहम निर्णय लिए हैं। हालांकि विपक्ष इसे लेकर सरकार पर तंज कसने में पीछे नहीं रहा है। वहीं सरकारी कर्मचारियों ने भी खुलकर मोर्चा संभालते हुए सरकार को आदेश वापस लेने का अल्टीमेटम दे दिया है। लॉकडाउन के कारण मंदी से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी खर्चे पर लगाम लगाया है। राज्य सरकार के मुताबिक कोरोना की वजह से पिछले 2 महीने से व्यापारिक और औद्योगिक गतिविधियां बंद हैं, जिसके कारण सरकार के राजस्व पर काफी असर पड़ा है। लेकिन महामारी की रोकथाम के लिए अतिरिक्त संसाधनों की व्यवस्था भी तत्काल किया जाना है। इसे देखते हुए फिजूल खर्ची रोकने के लिए ये फैसला लिया गया है। सरकारी खर्चे में मितव्ययिता के लिए राज्य सरकार के फैसलों की बात करें तो सरकारी कर्मचारियों के इंक्रीमेंट पर 1 साल के लिए रोक, नई भर्ती पर अप्रत्यक्ष तौर पर रोक, एरियर का भुगतान, बिजनेस क्लास में सफर पर भी बैन, पीएससी में सीधी भर्ती के लिए वित्त विभाग की अनुमति जरूरी, सेमिनार और बैठकों में फिजूल खर्ची से बचने के निर्देश, जरूरी काम छोड़कर सभी कामों को करने के निर्देश दिए गए हैं। मितव्ययिता बरतने के लिए उपाय किए गए हैं जिनमें खर्चों में कटौती हो, अनावश्यक खर्चों में कटौती की जाए, ये निर्देश है शासन का। छोटे छोटे निर्देश दिए गए हैं जो निश्चित रूप से अभी कुछ समय के लिए है। आज भी हमारा माइनिंग का, रॉयल्टी का, जीएसटी है और रोजगार गारंटी है, इसकी राशि अभी भी केंद्र सरकार ने जो छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए वो पूरी राशि अभी दी नहीं है। तो परिस्थितियों पे निर्भर करेगा कि हम आने वाले समय में इसमें किस प्रकार निर्णय लें। राज्य सरकार के आर्थिक कटौती के फैसले पर बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में वित्तीय स्थिति चरमरा गई है। राज्य सरकार 5 साल मेंटेनेंस और रिपेयर का काम ही कर ले तो यही सरकार की उपलब्धि होगी। सरकार की वित्तीय स्थिति पूरी तरीके से चरमरा गई है और कर्ज की सीमा भी 5% बढ़ाने के बाद भी इनकी स्थिति, तनख्वाह देने की स्थिति नहीं बचने वाली है। आज जो स्थिति दिख रही है मुझे, 2 साल में तो कुछ नहीं किया, 5 साल मेंटेनेंस और रिपेयर ही कर लेते हैं तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि होगी। ट्रांसफर नीति खुद बना रहे हैं और ट्रांसफर को उद्योग जैसे बना करके उसका थोक में स्थानांतरण कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें फिजूल खर्ची होगा ही। जब से कांग्रेस के छत्तीसगढ़ में सरकार आई है पूरे प्रदेश में विकास कार्य ठप हो गए हैं। इस आदेश के बाद में तो लगता है कि पूरे और ठप हो जाएंगे, एक भी विकास के कार्य नहीं होंगे आने वाले समय में। राज्य सरकार के फैसले को लेकर विपक्ष के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों ने भी मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने 28 जिलों में ज्ञापन सौंपकर 10 जून तक आदेश वापस लेने का अल्टीमेटम दे दिया है। जाहिर है सरकार की मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन इन चुनौतियों से जूझकर ही उसे कोरोना की चुनौती से भी निपटना है। राज्य में पहली बार ऐसे हालात बने हैं कि बजट की प्लानिंग के बाद खर्च कम करने की प्लानिंग हो रही है। इन सब के बावजूद सवाल यही है
कि क्या कोरोना काल में खर्च को देखते हुए खजाने का बैलेंस बनाने पर सरकार का ये कदम सही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बात राजिम की करते हैं, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। 20 लोगों के स्वाब सैंपल एम्स में गुम गए हैं। आज फिर से सैंपल लेकर भेजा गया है। गरियाबंद CMHO ने इसकी पुष्टि की है। आस्तिक मानीपुरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। आस्तिक, एक बड़ी लापरवाही है ये। जी, बताना चाहूंगा, एम्स रायपुर प्रबंधन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। राज्य में मिली गरियाबंद जिले की पहली कोरोना पॉजिटिव छात्रा के घर काम करने वाले 5 कर्मचारियों सहित 15 अन्य लोगों के स्वाब सैंपल एम्स प्रबंधन द्वारा गुमा दिए गए हैं। बता दें, 17 मई को इन सभी लोगों के नाक और गले से स्वाब सैंपल लेकर एम्स रायपुर भेजे गए थे। तब से लेकर अब तक इन लोगों की रिपोर्ट नहीं आई है। समय समय पर गरियाबंद स्वास्थ्य विभाग द्वारा एम्स में फोन कर रिपोर्ट के बारे में जानकारी ली जाती रही है, लेकिन एम्स प्रबंधन द्वारा आजकल कहते हुए घुमाया जाता रहा है। आखिरकार जानकारी मिली है कि कल जब CMHO गरियाबंद द्वारा एम्स प्रबंधन से जानकारी ली गई तो उनके द्वारा यह कहा गया कि खोज रहे हैं, ऊपर नीचे हो गया है सैंपल या संभवतः गुम गया है। इसके बाद CMHO नवरत्न द्वारा यह कहा गया कि ठीक है, रिपोर्ट आने में लेट हो रही है, इससे अच्छा बेहतर यही होगा कि हम फिर से एक बार सैंपल लेकर आपके पास भेज देते हैं। इसी के परिणाम स्वरूप आज सभी 20 लोगों के नाक और गले से स्वाब सैंपल लेकर एक बार फिर एम्स रायपुर भेजे गए हैं। बड़ी बात यह है कि उसी दिन से 17 मई से ही इन सभी लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में और उनके घरों में क्वारंटाइन किया गया है। ये बेचारे अभी तक अपने घरों और क्वारंटाइन सेंटर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इन लोगों को इंतजार है, इन लोगों के धड़कनें अभी भी अटकी हुई है कि इन लोगों की रिपोर्ट क्या हो रही है, पॉजिटिव आ रही है या निगेटिव आ रही है। लेकिन अब जब इनको पता चल रहा है कि 12 दिन बाद इनकी रिपोर्ट घुमा दी गई, सैंपल घुमा दिए गए हैं और अभी जो सैंपल लिए गए हैं इन सैंपलों की रिपोर्ट आने में समय लगेगा, तो जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक इन्हें क्वारंटाइन से बाहर आने का मौका नहीं मिलेगा। इससे ये बात सोचकर ही इन लोगों की सांसें ऊपर नीचे हो रही है। तो कहा जा सकता है कि एम्स रायपुर प्रबंधन की एक बड़ी लापरवाही है, जिसका खामियाजा होम क्वारंटाइन और क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शुक्रिया आस्तिक की तमाम बातचीत के लिए। तो 20 लोगों के स्वाब सैंपल जो है वो एम्स में गुम हो गए हैं। शहर के एक धर्मार्थ चिकित्सालय में पदस्थ 70 वर्षीय डॉक्टर महेश श्रीवास्तव पर इलाज के दौरान युवती से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। डॉक्टर अस्पताल से फरार है। पुलिस का कहना है कि 19 वर्षीय युवती के सिर में दर्द होने की वजह से वो अपनी बहन के साथ इलाज कराने के लिए धर्मार्थ चिकित्सालय गई थी, जहां इलाज के बहाने आरोपी डॉक्टर ने युवती से छेड़छाड़ की। इस पर युवती ने पहले अस्पताल प्रबंधन से बाद में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि आरोपी डॉक्टर पर पहले भी इलाज के बहाने छेड़छाड़ के आरोप लग चुके हैं, लेकिन लोक लाज के डर से पुलिस थाने में शिकायत नहीं हुई। पीड़िता 19 साल की बालिका इलाज कराने के लिए मां बमलेश्वरी धर्मार्थ चिकित्सालय डोंगरगढ़ गई हुई थी। वहां काउंटर नंबर 2 के डॉक्टर महेश श्रीवास्तव द्वारा अश्लील हरकत कर इलाज के दौरान छेड़छाड़ किया है, जिसकी लिखित शिकायत पर थाना डोंगरगढ़ में अपराध कायम कर विवेचना में दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने टिड्डी दल की संभावित प्रकोप से फसलों के बचाव के लिए समय से पहले विभाग को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सीमावर्ती जिलों में टिड्डी दल के आने और उड़ान भरने की दिशा पर लगातार निगरानी के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने टिड्डी दल से बचाव के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित करने और पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक दवाओं का इंतजाम करने को कहा है। उधर सीमावर्ती कबीरधाम जिले में टिड्डी दल की दहशत बनी हुई है। हालांकि कृषि विभाग बचाव की पूरी तैयारी का दावा कर रहा है। अब तक टिड्डी दल मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी के पास देखा गया है। राजनांदगांव जिले में प्रवेश के लिए टिड्डी दल मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ओर से आगे बढ़ रहा है। टिड्डी का कंट्रोल किया जा रहा है। लेबड़ा सही हालत में दवाई का स्प्रे हो रहा है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ जहां सरकार 1 जुलाई से स्कूल खोलने की तैयारी कर रही है, तो वहीं पेरेंट्स अपने बच्चों को इन हालात में स्कूल भेजने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। उनका कहना है कि इस महामारी से निपटने के लिए अब तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। ऐसे में 1 महीने बाद स्कूल खोलने को लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। छोटे बच्चों में इतनी समझ नहीं होती कि वो स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें। जानकारों का भी कहना है कि सरकार को ऐसी परिस्थितियों में स्कूल से जुड़े किसी भी फैसले को बहुत सोच समझकर लेने की जरूरत है, क्योंकि स्कूल में एक साथ बच्चों के पहुंचने की स्थिति में संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा।
और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।